जंगल की चालाक लोमड़ी बुलबुल चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाती है। अरे ये क्या है, 2 अंडे, वाह मजेदार लगते हैं। बड़े आए माँ बाप बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। फिर वह लोमड़ी घोंसले के अंदर जाती है और दोनों अंडों को तोड़कर पी जाती है। बुलबुल चिड़िया भी अनाज लेकर वापस आ जाती है। बुलबुल चिड़िया लोमड़ी को देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे अंडे कहाँ हैं? अंडे वो तो अब मेरे पेट में हैं। इतना सुनना था बुलबुल के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन लोमड़ी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपनी धुन में वहाँ से चली जाती है। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कितने दिनों बाद मैं माँ बनने वाली थी। वह दुष्ट लोमड़ी आए दिन छोटे छोटे पक्षियों को परेशान करती थी। किसी के अंडे खा जाती थी तो किसी का घोंसला तोड़ देती थी। यहाँ तक कि वह शिकारियों का शिकार भी छीन लिया करती थी। ये सब करने में उस लोमड़ी को बहुत ज्यादा मजा आता था, परंतु इसके बावजूद भी जंगल का कोई पक्षी उससे कुछ भी नहीं बोल पाता था, क्योंकि वह लोमड़ी तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाया करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी उससे डरा करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, मैं तुम्हें जरा भी ठंड का एहसास नहीं होने दूंगी। गौरी कौवी तो अपने अंडों की खूब देखभाल कर रही थी। तभी कालू कौवा अनाज लेकर घर वापस आ जाता है। कालू जी ले आए अनाज। हाँ गौरी, ये लो अनाज। कालू जी पानी कहाँ है? गौरी, मैं पानी कहाँ से लाता? ओहो कालू जी, वो खाली नारियल ले जाते ना, भुलक्कड़ कहीं के। गौरी, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुम ही जाओ पानी लेने। हाँ कालू जी, मुझे पहले से पता था मुझे तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन अंडे का ध्यान रखना। कालू जी अपनी नजर अंडे से बिल्कुल भी नहीं हटाना, समझे आप? हाँ गौरी, समझ गया, अब जाओ भी। कालू कौवा तो लेटे लेटे सो जाता है। लोमड़ी घोंसले के पास आ जाती है। अरे वाह अंडे! लोमड़ी बिना सोचे समझे वे अंडा फोड़कर पीने लगी। तभी कालू कौवा नींद से उठ जाता है और सारा नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, ये तुमने क्या कर दिया लोमड़ी? मैं तो चली। अरे नहीं, अब मैं गौरी को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर बाद गौरी कवि भी वापस आ जाती है। गौरी कवि के वापस आते ही कालू उसे सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर गौरी कवि के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। कालू जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि अंडों से नजर मत हटाना, परंतु आप हो कि मेरी सुनती ही नहीं हो। अब क्या ही फायदा, मेरे अंडे। गौरी कवि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वह लोमड़ी के पीछे जाने का फैसला करती है। गौरी कवि रानो चिड़िया और बुलबुल के पास मदद मांगने जाती है। हाँ रानो, ये लोमड़ी दिन भर किसी न किसी को परेशान करती रहती है। मेरे अंडे भी उसने तोड़ दिए। बुलबुल बहन, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। इस लोमड़ी ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ रानो, परंतु हम इसका क्या ही कर सकते हैं? आज ये हमारे अंडे खा रही है, कल को हमारी खून की प्यासी बन जाएगी ये। हाँ बुलबुल बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें इस लोमड़ी को यहीं रोकना होगा। हमें जंगल के मुखिया को ये सारी बात बतानी होगी, वे हमारी मदद करेंगे। सरदार चील और उसकी पत्नी अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी रानो चिड़िया और बुलबुल उसके पास जाती है। नहीं राजा जी, बात सिर्फ बुलबुल के अंडों की नहीं है। लोमड़ी आए दिन किसी न किसी को परेशान करती ही रहती है। एक दिन तो उसने एक पक्षी के घोंसले में ही आग लगा दी। रानो, हम तुम्हारी बातों को गौर से सुन रहे हैं और हमें लगता है कि शिकारी लोमड़ी को शिकार बनाया जाए, ताकि जंगल में आए दिन ऐसी हत्याएं बंद हो जाएं। सरदार, अब आप ही हमारा आखिरी सहारा है। हम उस लोमड़ी का कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। अब आप ही कुछ करिए। अच्छा, तो ये बात है। चिंता मत करिए, लोमड़ी को सबक सिखाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। सरदार चील एक प्लान बनाते हैं। वो रानो चिड़िया के घोंसले में एक सफेद पत्थर रखवा देते हैं, जो देखने में बिल्कुल अंडे की तरह लग रहा था। अगले दिन उस लोमड़ी को इस बात का पता चलता है कि रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। वह बिना समय गवाए घोंसले के पास पहुंच जाती है।
अरे वाह वाह, आज तो ये रानो सुबह सुबह ही मेरे लिए अंडे छोड़कर चली गई। कितनी फिक्र है इन पक्षियों को मेरी। ये कहकर उसने झट से अपना मुंह मार दिया। उसका तो पूरा जबड़ा ही दुख गया और फिर उसने उस पत्थर को मुंह से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो पत्थर है। चिड़िया तो बड़ी ही चालाक है। कोई बात नहीं, अगली बार मैं चौकन्ना रहूंगी। फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये नज़ारा सभी पक्षी दूर खड़े देख रहे थे। तभी मिट्ठू तोता कहता है, हम इससे क्या ही मुकाबला करेंगे। अब तो हमें माँ बाप बनने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। मिट्ठू भैया, कोई हमसे ताकतवर या दुष्ट है तो ये जरूरी नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते। बस हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चतुराई से काम लेना होगा। और फिर रानो चिड़िया चील के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाती है। रानो चिड़िया बबली कबूतरी के अंडों को गुफा के अंदर रख देती है और पूरे जंगल में ये अफवाह फैला देती है कि बबली कबूतरी ने अंडे गुफा में दिए हैं। ओहो, तो इन पक्षियों ने अब गुफा के अंदर भी अंडे देना शुरू कर दिए हैं। 2 अंडों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो समझो मेरी न्यू ईयर की पार्टी हो जाएगी। ऐसा कहकर लोमड़ी सीधे गुफा के अंदर चली जाती है। अरे अरे, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। मेरे प्यारे अंडों कहाँ हो? मुझे बड़ी भूख लग रही है। आज तो जी भर के खाऊंगी। रानो चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी सरदार के साथ मिलकर उस गुफा के गेट को बंद कर देते हैं। वह उस गुफा के गेट पर एक बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं। लोमड़ी तो सबसे माफी मांगती है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब से मैं सबकी इज्जत करूंगी। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर आने दो। मेरा दम घुट रहा है अंदर। और इसी तरह जंगल के सभी पक्षियों को उस दुष्ट लोमड़ी से आजादी मिल। अरे चिड़िया, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये जंगल बहुत खतरनाक है। परी जी, हमें कोई शौक थोड़ी ना है जो हम दोनों इतनी रात को यहाँ घूमेंगे। परी जी, हमारे परिवार वालों ने हमें घर से निकाल दिया है, इसीलिए हमारे पास कोई घर नहीं है। हम यहाँ अपना घर बनाने की सोच रहे थे। अच्छा चिड़िया, तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम दोनों के लिए एक जादुई चॉकलेट का घर बना देती हूँ, जिसमें तुम दोनों आराम से रह सकते हो। रानो चिड़िया जब बहुत छोटी थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। रानो की देखभाल करने के लिए उसके पिता टुन्नू चिड़ा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक थी। वो टुन्नू के सामने तो रानो के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और अच्छी माँ होने का अच्छा नाटक भी करती थी, लेकिन टुन्नू के काम पर जाते ही वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानो, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि घर के काम जरा अच्छे से किया कर, लेकिन तेरे पिता के सामने तो तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है और काम करते समय तेरे हाथ नहीं चलते। जब तो तुझे सांप सूंघ जाता है। माँ, वो क्या है ना, खाना बनाते समय कल मेरा पंख जल गया था, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे काम नहीं हो पा रहा। क्या कहा? दर्द हो रहा है? कामचोर कहीं की। चल जल्दी से जा और मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ, वरना तेरे दोनों पंख तोड़कर रख दूंगी। उसकी सौतेली माँ ऐसा कह रही थी कि तभी टुन्नू चिड़ा भी काम से वापस घर आ जाता है। अरे क्या बात हो रही है दोनों माँ बेटियों में? नहीं जी, कुछ खास नहीं। बस मैं तो रानू से कह रही थी कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिया कर। जब देखो तब मेरे साथ घर के कामों में मेरी मदद करती रहती है। रानो की माँ, तुम मेरी बेटी का कितना ध्यान रखती हो, और जबकि तुम सौतेली माँ हो। मैं और मेरी बेटी तो बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम इस घर में आ गई। सुनो, मैं 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी का और अपना अच्छे से ध्यान रखना। फिर अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने काम से 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है। तभी एक अनजान कौवा रानो की सौतेली माँ से मिलने उसके घर आता है। कालू, तुम्हें नहीं पता, मेरा पति बहुत बेवकूफ है। मेरे एक बार बोलने पर ही वो यह घर मेरे नाम कर देगा। वैसे अभी तक किसी को भी हमारे बारे में कुछ पता नहीं चला है। हम दोनों जल्दी उन दोनों बाप बेटी को मारकर उनकी सारी चीजें अपने कब्जे में कर लेंगे। अरे यार, तुमने तो अच्छा मुर्गा फंसाया है। जल्दी हम दोनों उन दोनों का काम तमाम करके एक दूसरे से शादी कर लेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उन दोनों की यह सारी बातें रानो चिड़िया सुन लेती है और वो कहती है, तुम बहुत गंदी हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। तुम इन गंदे अंकल के साथ मिलकर मुझे और मेरे पिता को मारना चाहती हो। आने दो, मेरे पिता को मैं उन्हें सारी बात बताऊंगी, फिर वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे।
ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? अब तो ये चिड़िया हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। अब हम क्या करें? करना क्या है, तुम इसे जल्दी से रस्सी से बांध दो और इसे मार दो। लेकिन अगर हम इसे यहाँ मारेंगे तो जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा, इसलिए इसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। वहाँ इसे जंगली जानवर खा जाएंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। फिर उसके बाद वो दोनों रानो चिड़िया को घने जंगल में लाकर एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। रानो तो उस घने जंगल में बहुत डर रही थी। तब वो अपने पिता को याद करते हुए कहती है, पापा पापा आप कहाँ चले गए? पापा आप जल्दी से आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। पापा ये नई माँ बहुत गंदी है, इसने मुझे घने जंगल में बांध दिया है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। पापा तुम जल्दी आ जाओ। फिर इस तरह से रानो काफी देर तक उसी पेड़ से बंधी रहती है। जब रात होती है तो जंगल में बहुत अजीब अजीब सी आवाजें होती हैं, जिन्हें सुनकर रानो बहुत डरती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा तोता आ जाता है, जो रानो को इस हालत में देखकर उससे कहता है, बेटी तुम डरो मत। मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मैंने तुम्हें इस पेड़ से बंधा हुआ देखा, तो मेरे कदम यही रुक गए। ये क्या बेटी, तुम्हारे तो पंख भी बंधे हुए हैं। तुम रुको, मैं अभी तुम्हें खोल देता हूँ। फिर उसके बाद वो बूढ़ा तोता रानो को उस पेड़ से खोल देता है। तब रानो उस बूढ़े तोते से कहती है, अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अंकल आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटी मैं यहीं पास के जंगल में रहता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ शादी में शामिल होने के लिए उनके साथ जा रहा था, लेकिन बेटी मैं धीरे धीरे उड़ रहा था, जिस वजह से मेरे रिश्तेदार आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। फिर मैं रास्ता भटक गया और मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ गया। तभी मैंने यहाँ तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास आ गया। लेकिन बेटी तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तो तुम्हें यहाँ किसने बांधा था? फिर उसके बाद रानो उस बूढ़े तोते को सारी बातें बताती है। वो सारी बातें सुनकर तो बूढ़ा तोता भी बहुत दुखी हो जाता है और फिर ऐसी बातें करते करते कब गहरी रात हो जाती है, उन्हें तो पता ही नहीं चलता। बेटी हमें इस जंगल में रहने के लिए बड़ी सावधानी रखनी होगी, इससे पहले कि सुबह हो जाए। हमें अभी के अभी अपने लिए घर का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें जंगली जानवरों से खतरा भी हो सकता है। अंकल मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। बेटा इस जंगल में अपने लिए लकड़ी का एक सुंदर सा घर बनाएंगे। बेटी तुम चिंता मत करो, मुझे लकड़ी का घर बनाना आता है। हम इस पेड़ की डाल पर लकड़ी का घर बनाएंगे और उसमें दोनों एक साथ रहेंगे। फिर उसके बाद वो दोनों जंगल में लकड़ियां ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक लकड़ियां ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ से एक परी गुजर कर जा रही थी, जो कि उन दोनों को वहाँ उदास बैठे हुए देखती है। तो वो उनके पास आकर कहती है, अरे चिड़िया, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये जंगल बहुत खतरनाक है। परी जी हमें कोई शौक थोड़ी ना है जो हम दोनों इतनी रात को यहाँ घूमेंगे। परी जी हमारे परिवार वालों ने हमें घर से निकाल दिया है, इसीलिए हमारे पास कोई घर नहीं है। हम यहाँ अपना घर बनाने की सोच रहे थे। अच्छा चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों के लिए एक जादुई चॉकलेट का घर बना देती हूँ, जिसमें तुम दोनों आराम से रह सकते हो। फिर उसके बाद वो परी उन दोनों के लिए एक सुंदर सा जादुई चॉकलेट का घर बना देती है, जिसके देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रानो और बूढ़ा तोता उस जादुई चॉकलेट घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज, इंसान भैया उसे छोड़ दो। देखो वो बहुत भूखी है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज उसे छोड़ दो। नहीं चिड़िया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से तो इसे पकड़ा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाकी तू चाहे कुछ भी कर ले। ये कहानी हिमालय के जंगल की है। एक दिन कालू कौवा अपनी गोरी कौवी के साथ भोजन की तलाश में जा रहा था। तभी गोरी, वो बच्ची जो सामने पिंजरे में कैद है, वो पता नहीं मुझे क्यों देखी देखी सी लगती है। कालू, हम जब भी यहाँ आते हैं तब तुम यही बात कहते हो। चलो हम पास जाकर देखते हैं। यह कहकर वो दोनों उस बच्ची के पास आते हैं। गोरी जरा गौर से देखो, इसकी शक्ल बिल्कुल रानो चिड़िया जैसी है। मुझे तो लगता है जो पिछले महीने रानो चिड़िया की एक बच्ची खो गई थी, ये वही है जिसे रानो समझती है कि वह मर गई है। अरे छोटी बच्ची, तुम कब से इस पिंजरे में बंद हो?
मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ बंद हूँ। यह तो मेरा घर है और मैं शुरू से यहाँ रहती हूँ। मुझे तो यहाँ दाना पानी भोजन सब मिलता है। मेरे लिए तो यही सब कुछ ही मेरी जिंदगी है। बेटा, दाना पानी जिंदगी नहीं होता। चलो गोरी, हम चलते हैं। मुझे तो लगता है इस बच्ची ने कुछ ज्यादा दिन यहाँ गुजारे हैं, इसलिए इसे कुछ नहीं पता है और इसे तो आजादी के बारे में भी नहीं पता है। हाँ चलो, वैसे भी वो सामने इंसान भी आ रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने घर जाने की बजाय रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। रानो, मैं अक्सर भोजन लेने नदी वाले जंगल में जाता हूँ, तो मैं वहाँ अक्सर एक छोटी पक्षी को देखता हूँ। वो पक्षी ना बिल्कुल तुम्हारी बच्ची की तरह है और वो पिंजरे में कैद है, तुम्हारी उस बच्ची की तरह जो कुछ महीने पहले आंधी तूफान में खो गई थी। रानो, मैं तुम्हारे पुराने जख्म ताज़ा तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो मुझ जैसी है? मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं अपनी बच्ची को याद न करती हूँ। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची खेलने गई है, वो आ जाएगी वापस। ये क्या, तुम तो रोने लग गई। तुम चिंता मत करो, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें कल साथ ले चलेंगे। हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए और वो बच्ची तुम्हारी ही हो। फिर कालू और गोरी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मैं इसी बात से डर रही थी। देखा, वो बेचारी कैसे रोने लग गई थी। समय के साथ साथ उसके दुख कम हो गए थे, लेकिन अगर वह बच्चा उसका न हुआ तो उसके तो वह पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाएंगे और इस उम्र में वो ये सब सह नहीं पाएगी। गोरी, मैंने तो रानो चिड़िया के लिए अच्छा ही सोचा है। अगर वो बच्ची सच में उसकी होगी तो रानो की तो जिंदगी बदल जाएगी। रानो चिड़िया की आज की रात तो बहुत लंबी हो गई थी। वो तो गुजर नहीं रही थी। रानो तो बैठी बैठी मन ही मन में अपनी बेटी के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी। और फिर सुबह भी हो जाती है। रानो तो अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, इसलिए वो सुबह सुबह कालू और गोरी के पास आ जाती है। हाँ, आओ आओ रानो, हम भी बस तुम्हारे ही तरफ आने वाले थे। चलो, अच्छा हुआ कि तुम ही आ गई। हाँ रानो, मेरी एक बात सुनो। ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, इसलिए तुम मेरा विश्वास करना। मेरे बारे में कोई गलत सोच न रखना। नहीं नहीं, मुझे तो पता है कालू भैया, तुमने मेरा भला ही सोचा होगा। फिर कालू गोरी और रानो चिड़िया तीनों पास वाले खेत की तरफ चल देते हैं और वो जल्दी वहाँ आ जाते हैं। रानो, वो सामने देखो, पिंजरे में कैद बच्ची, क्या वो तुम्हारी है? हाँ कालू भैया, वो मेरी बेटी गुड़िया है। मैं अपने खून को कैसे नहीं पहचानूंगी, वो मेरी बेटी ही है। देखो, वह काला निशान देख रहे हो ना, वो मेरी गुड़िया के पंख पर था और यह भी निशान वही है, तो यह मेरी ही बेटी है। फिर वो तीनों पिंजरे के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी प्यारी बेटी, कुछ महीने पहले तुम आंधी तूफान में खो गई थी, लेकिन तब से मैं समझ रही थी कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर तो गुड़िया चिड़िया अपनी सोचों में खो जाती है और फिर रोने लगती है। माँ, मुझे सब याद आ गया है। हम वहाँ नदी वाले जंगल में रहते थे और नदी पर दोनों साथ में पानी पीने भी आते थे। माँ, एक दिन हम जा रहे थे, तभी अचानक से तेज तूफान आ गया था और मैं तभी से खो गई थी, है ना माँ? वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ इंसान आ जाता है जिसने गुड़िया को उस पिंजरे में कैद कर रखा था। सुनो इंसान भैया, ये मेरी बेटी है जो कुछ महीनों पहले बिछड़ गई थी। मैं इसकी माँ हूँ। अब मैं इसे लेने आई हूँ, आप इसे आजाद कर दो। मैं इसे आजाद नहीं कर सकता। मैंने इसे बड़े शौक से पाला है। मैं रोजाना इसे दाना पानी भी देता हूँ। लेकिन मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। आपका धन्यवाद कि आपने मेरी बेटी का ध्यान रखा है, लेकिन अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चिड़िया उस इंसान से बहुत विनती करती है, लेकिन इंसान तो उसकी एक नहीं सुनता। रानो चिड़िया, चलो हम घर चलते हैं, क्योंकि यह इंसान मानने वाला नहीं है। हम यहाँ कल फिर आएंगे, तब तक हम घर जाकर कोई रास्ता ढूंढते हैं। फिर ऐसे वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो, तुम चिंता मत करो, हम कल फिर आएंगे। अगर हमारी गुड़िया मिल गई है तो हम उसे वापस भी लेकर आएंगे। यह कहकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो इंसान अपने बेटे को इतना खुश देखता है तो उसे रानो चिड़िया की बातें याद आती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर अगले दिन जब वो तीनों वहाँ आते हैं तो इंसान उनसे कहता है, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। जब मैंने रात को तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं तुम्हारी बेटी को आजाद कर रहा हूँ, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो।
यह सुनकर तो रानो खुश हो जाती है और फिर वो गुड़िया को अपने साथ ले आती है। थोड़ा सा ही उड़ने के बाद गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मैं गिर जाऊंगी, मैं उड़ नहीं पाऊंगी, मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं है। बेटा, हमारे पंख उड़ने के लिए होते हैं, तुम घबराओ नहीं, बस कोशिश करो। वो दोनों फिर से उड़ते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। बेटा, तुम काफी समय तक उस पिंजरे में कैद रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन देखो तुम्हारी उम्र के तमाम बच्चे कैसे उड़े जा रहे हैं। तुम अपने अंदर से अपने डर को निकाल दो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गुड़िया डर के कारण उड़ नहीं पाती। फिर रानो चिड़िया परेशान होकर डॉक्टर तोतराम के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। यह कोई अजीब बात तो नहीं है कि तुम्हारी बेटी उड़ नहीं पा रही है। अरे उसने काफी महीने वहाँ कैद होकर बिताए हैं, तो उसे इस आजादी की क्या खबर। उसे क्या पता कि ऊंची उड़ान उसकी जिंदगी है। इसलिए तुम उसे धीरे धीरे समझाओ। जब उसका डर खत्म हो जाएगा तभी वो उड़ने लायक होगी। तोते भैया, आप ठीक कहते हो, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर रानो अपनी बेटी के पास आ जाती है और वो घर आकर अपनी बेटी को जंगल के बारे में बातें बताती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। तभी उस तेज बारिश में रानो चिड़िया का घर भी टूट जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरा तो घर भी टूट गया। अब मैं इस तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? माँ, आप चिंता मत करो। चलो माँ, हम इंसान के खेत के पास चलते हैं, जहाँ मुझे इंसान ने कैद कर लिया था। वहीं उस खेत के पास एक अंगूर की बेल है, हम उसी से अपना अंगूर का घर बनाएंगे। फिर उसके बाद रानो अपनी बेटी गुड़िया को लेकर उस अंगूर की बेल के पास चली जाती है और उन अंगूरों से अपना एक सुंदर सा घर बनाती है। फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस अंगूर के घर में रहने लगती है। कुकू, मेरे भाई आगे मत जा, आगे चीलों का इलाका है, तू वापस आ जा। अगर उस चील ने तुझे देख लिया तो वो तुझे खा जाएंगे। कुकू, वापस आ जा, नहीं तो मम्मा भी तुझे बहुत डांटेंगी। नहीं दीदी, आज मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि जग्गू से मैंने शर्त लगाई है कि जो भी जीतेगा उसे एक सेब मिलेगा। इसलिए आज मैं वापस नहीं आऊँगा। चील का नाम सुनते ही जग्गू तो वापस लौट आता है, लेकिन कुकू तो जीतने के लिए आगे चला जाता है और वो चीलों के इलाके में पहुंच जाता है। तब एक चील उसे पकड़ लेता है। अरे वाह, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। मेरा शिकार खुद चलकर आज मेरे पास आया है, इसलिए आज तो मेरी दावत होगी, दावत। दीदी ने मुझसे मना किया था कि आगे मत जाना, लेकिन मैंने दीदी की एक न सुनी। अब तो ये चील मुझे खा जाएगा। मुझे तो लगता है कि कुकू उस चील के इलाके में पहुंच गया है, तभी ये उसकी चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मैंने उससे मना किया था, लेकिन फिर भी उसने मेरी एक ना सुनी। तभी गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ एक तोता आता है। तब गुड़िया चिड़िया उससे कहती है, तोते अंकल, प्लीज आप मेरे भाई को बचा लो, उन चीलों ने मेरे भाई को पकड़ लिया है। तुम्हें पता भी है चिड़िया कि वो चील कितने खतरनाक होते हैं। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। जिसे भी अपनी जान प्यारी होगी वो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो चील मुझे भी खा जाएगा। वो बहुत खतरनाक होते हैं। जंगल में सर्दियों का मौसम था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा के साथ एक पुराने पेड़ की कोठर में रहती थी। सर्दी की मार इतनी बड़ी कि रानो चिड़िया बीमार पड़ गई और वह खाने पीने से भी लाचार थी। गुड़िया, कुकू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद ठंड ने मुझे जकड़ लिया है। माँ, आप ठीक हो जाएंगी, हम आपको कुछ गर्म खिला देंगे। नहीं माँ, हमें डॉक्टर बुलबुल के पास जाना चाहिए, वो आपकी मदद करेंगे। नहीं बेटा, बाहर बहुत बर्फ है। तुम दोनों छोटे हो, इस बर्फ में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। माँ, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर बुलबुल के पास जाऊंगा। कुकू चिड़ा अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकल पड़ा। ठंडी हवाओं और बर्फ की वजह से उसका रास्ता मुश्किल हो गया। चलते चलते उसकी मुलाकात गोरी कौवी से हुई। गोरी दीदी, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या आप डॉक्टर बुलबुल का पता बता सकते हैं? अरे कुकू, इतनी ठंड में तुम बाहर क्यों निकले? लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर बुलबुल के घर तक ले जाती हूँ। गौरी और कुकू डॉक्टर बुलबुल के घर पहुँचे। डॉक्टर बुलबुल, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया उनकी मदद कीजिए।
तुम्हारी माँ की हालत गंभीर लग रही है। यह दवा लो और जल्दी से घर लौट जाओ। डॉक्टर, ठंड बहुत ज्यादा है, क्या हम कुछ और मदद ले सकते हैं? दवा के साथ यह गर्म चाय भी ले जाओ, इससे उनकी हालत थोड़ी सुधर जाएगी। भगवान तुम्हारी माँ को ठीक करे। कुकू और गौरी दवा लेकर वापस लौटे, लेकिन जब वे घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रानो चिड़िया ठंड से दम तोड़। गुड़िया चिड़िया अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगी। माँ, आपने हमें छोड़ दिया। आपने हमसे कहा था कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। माँ, मैं देर से आया। अगर मैं जल्दी आता तो शायद आपको बचा पाता। कुकू, तुम्हें खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। रानो चिड़िया ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जी है। डॉक्टर बुलबुल और जंगल के अन्य पक्षी रानो चिड़िया की अंतिम यात्रा में आए। रानो चिड़िया बहादुर माँ थी। उसने तुम्हें जीने का साहस सिखाया। अब तुम्हें उसकी यादों के साथ आगे बढ़ना होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। रानो चिड़िया के निधन के बाद गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा ने जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू की। लेकिन सर्दियाँ केवल ठंड ही नहीं बल्कि कई नई चुनौतियाँ भी लेकर आई थीं। जंगल के दुश्मनों को यह खबर मिल चुकी थी कि रानो अब नहीं रही। वे अब गुड़िया और कुकू पर हमला करने की फिराक में थे। जंगल के सबसे शातिर दुश्मन कालाबाज और उसका साथी लोमड़ गुड़िया और कुकू के घर के पास मंडरा रहे थे। रानो चिड़िया मर चुकी है, अब उसके बच्चों को खत्म करना आसान होगा। हाँ, उन छोटे छोटे चिड़ियाओं के बच्चे हमारे लिए एक स्वादिष्ट दावत बनेंगे। वाह! पर पहले हमें उनकी चाल समझनी होगी। सीधे हमला करेंगे तो जंगल के अन्य पक्षी उनकी मदद के लिए आ सकते हैं। गुड़िया और कुकू को कुछ अजीब महसूस हुआ। कुकू भैया, मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। हाँ गुड़िया, हमें सतर्क रहना होगा। माँ ने भी यही सिखाया था कि खतरे की आहट को पहचानो। तभी कालाबाज झपटता हुआ आया। तुम्हारी माँ तो चली गई, अब तुम्हारी बारी है। भैया, यह क्या हो रहा है? गुड़िया डरो मत, हमें एक साथ लड़ना होगा। कुकू पेड़ की मोटी शाखा पर पहुंचा और कालाबाज पर सूखी लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया। गुड़िया ने अपनी तेज आवाज से जंगल के पक्षियों को बुलाने के लिए चिल्लाना शुरू किया। गुड़िया की आवाज सुनकर गौरी कौवी और डॉक्टर बुलबुल तुरंत मदद के लिए आए। उनके साथ तोता टोली और हंस परिवार भी आ गए। कालाबाज, तुमने बहुत सताया है, अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। जंगल में एकता हमारी ताकत है। सब मिलकर इस बाज को भगाओ। सभी पक्षी कालाबाज पर हमला करने लगे। कालाबाज अपनी जान बचाकर भागा। जब कालाबाज हार कर भाग गया तो लोमड़ ने चालाकी से अपना जाल बिछाया। उसने गुड़िया और कुकू को झूठे वादों से फंसाने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ मेरी अच्छी दोस्त थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ मेरे घर, वहाँ तुम्हें गर्मी मिलेगी और खाना भी। भैया, ये अंकल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या हमें जाना चाहिए? गुड़िया, माँ ने हमेशा कहा था कि मीठी बातें करने वाले हर कोई दोस्त नहीं होते। मुझे इस लोमड़ पर भरोसा नहीं है। गौरी कौवी ने यह सब सुन लिया और झाड़ियों से बाहर आ गई। लोमड़, तुम्हारी चाल अब नहीं चलेगी। ये बच्चे तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। लोमड़ ने गुड़िया और कुकू पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल के अन्य पक्षी आ गए और उसे भगा दिया। यह जंगल हमारा घर है। अगर हम साथ रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम माँ की तरह बहादुर बनेंगे और इस जंगल को दुश्मनों से बचाएंगे। लेकिन कालाबाज और लोमड़ ने हार नहीं मानी। भागते भागते वो सबको धमकी देकर गए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम वापस आएंगे और इस बार जंगल के हर कोने में डर फैलाएंगे। गुड़िया और कुकू ने तय किया कि वे खुद को मजबूत करेंगे। उन्होंने उड़ने और बचाव के नए तरीके सीखे। साथ ही डॉक्टर बुलबुल और गौरी कौवी ने उन्हें दुश्मनों से निपटने की रणनीतियाँ सिखाईं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जंगल में दुश्मनों से लड़ने के लिए बहादुरी, एकता और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। गुड़िया और कुकू ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी दुश्मन आपको नहीं हरा सकता।
रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती करती थी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और अपनी फसल को देखकर वो बहुत खुश थी। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। मैं इन सब्जियों को बेचकर अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगी ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। हमने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, मैं जानती हूँ। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, लेकिन रानो चिड़िया की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक आधी रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसके दोनों बच्चे सो चुके थे पर रानो चिड़िया अभी भी जाग रही थी। उस समय रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिढ़ा भी जाग रहा था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, बिना मौसम के इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर यह बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टुन्नू जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, रानो, तुम परेशान मत हो सकता है थोड़ी देर में बारिश रुक जाए और कुछ भी खराब न हो। बस तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि बारिश जल्दी रुक जाए, वरना हमारे और हमारे बच्चों के सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। दोनों पति पत्नी बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, पर बारिश तो नहीं रुकी। लेकिन उनका घर बारिश के चलते काफी भीग चुका था और वह टूट गया। बच्चे पानी में बहने लगे और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। मम्मा, पापा, हमें बचाओ, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचाओ मम्मा। बच्चों घबराओ नहीं, जल्दी से हमारे हाथ पकड़ लो। बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़ लेते हैं। रानो और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को बचाकर एक डाल पर बैठा देता है। बच्चे पूरी तरह से बारिश में भीग चुके थे। उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो कांप रहे थे। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं जी? रहने के लिए हमारे पास बस एक टूटा फूटा आशियाना था, वो भी इस बिन मौसम बरसात ने हमसे छीन लिया। बच्चे बारिश में बहुत भीग चुके हैं। मुझे डर है कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाए, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे ही सोचते सोचते रात गुजर जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया, तुम अपने भाई का ध्यान रखना बेटा। मैं और तुम्हारे पापा जंगल से जाकर घर बनाने का सामान लेकर आते हैं, फिर हम अपना घर बनाएंगे। इसलिए जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते तब तक आप दोनों घर पर रहना। रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को समझाकर जंगल के लिए चले जाते हैं। अभी थोड़ा समय ही गुजरा रहा था कि गोलू जोर जोर से रोने लगा। उसे जोर की भूख लगी थी। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। दीदी, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, खाने को दे दो ना। अब मैं क्या करूं? मम्मा भी नहीं है, पापा भी नहीं है घर में। मैं गोलू को कहां से भोजन ला कर दूं? गोलू, तू रो मत मेरे भाई, मैं अभी कुछ करती हूँ। देखती हूँ आसपास कहीं भोजन मिल जाए तो मैं तुझे भोजन ला कर दूं। फिर गुड़िया चिड़िया अपने भाई गोलू को अकेला छोड़कर भोजन लेने के लिए चली जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब वह भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसका भाई गोलू तो वहाँ था ही नहीं। गुड़िया चिड़िया अपने भाई को ना पाकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर तभी एक बूढ़ा पक्षी उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ बिटिया, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा, मेरा भाई मुझे नहीं मिल रहा है। मैं उसे यहीं छोड़कर भोजन लाने गई थी, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अच्छा बेटा, अभी अभी मुझे जंगल में कुछ दूरी पर एक बच्चा घायल मिला है। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। चलो तुम मेरे साथ चलकर देख लो, कहीं वो तुम्हारा भाई तो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। फिर गुड़िया चिड़िया उस बूढ़े तोते की बात सुनकर उसके साथ उसके घर चली जाती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है कि गोलू चिड़ा वहाँ घायल पड़ा हुआ था। अपने भाई को जिंदा देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है और उस बूढ़े तोते से कहती है, हाँ बाबा, ये मेरा भाई है, लेकिन ये घायल कैसे हुआ?
बेटा एक चील इसे पकड़कर ले जा रहा था। मैंने किसी तरह इसे बचाया है और फिर इसे उठाकर अपने घर ले आया। वो तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना मैं इसे कहाँ कहाँ लेकर घूमता। फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर पर ना पाकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। टुन्नू जी, हमारे बच्चे कहाँ गए? हम तो उन दोनों को यहीं पर छोड़कर गए थे ना। हाँ रानो, पर तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। फिर अपने बच्चों को ढूंढते हुए रानो और टुन्नू चिड़ा उस बूढ़े तोते के घर पर पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को वहां देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता भी, तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हो गए थे। तभी वो बूढ़ा तोता रानो चिड़िया से कहता है, बेटा क्या तुम नहीं जानती, यह बड़ा ही खतरनाक जंगल है। इस जंगल में बच्चों को इस तरह अकेला छोड़कर तुम क्यों चली गई थी? अगर मैं सही समय पर न पहुंचता तो पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या हो जाता। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। क्या करती बाबा, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम बेघर हो गए। हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे, पर जंगल में हमें लकड़ियाँ भी नहीं मिली। अब जब घर नहीं बनेगा तो पता नहीं मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों को कैसे इन सब परेशानियों से दूर रखूं। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर वो बूढ़ा तोता उससे कहता है, बेटी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो जादुई पत्ते, इससे तुम अपना घर बना लेना। वह घर बारिश में कभी भी नहीं टूटेगा। इन पत्तों से बना घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम्हें कभी भी किसी बारिश या तूफान से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जादुई पत्तों का घर तुम्हें हर एक परेशानी से बचाएगा। जाओ बेटा, जाकर अपना जादुई पत्तों का घर बनाकर उसमें अपने बच्चों के साथ खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने हमारी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर आती है और जादुई पत्तों से एक सुंदर सा घर बनाती है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और जादुई पत्तों के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में मई और जून का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसी गर्मी से पक्षियों का बुरा हाल था। एक दिन रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे यह गर्मी हमें मार ही डालेगी। नदी का पानी भी गर्म हो गया है और गर्म पानी की वजह से नदी का पानी भी कम होता जा रहा है। ऐसे तो इस भयंकर गर्मी में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रानो चिड़िया, परेशान क्यों होती हो? बस आज रात की ही तो बात है, कल से गर्मी नहीं लगेगी हमें। आप ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आप मुझे साफ साफ समझाएं, आप कहना क्या चाहते हैं? रानो बहन, क्या आपको नहीं पता? जंगल के सारे पक्षी आज रात ही शिमला के जंगल में चले जाएंगे। क्या आपको कालू और गौरी ने कुछ नहीं बताया? शायद वो दोनों भूल गए होंगे। आज रात ही हमें शिमला के लिए निकलना होगा। सारे पक्षियों ने अपना अपना सामान भी बांध लिया होगा। मैं भी सामान बांधने ही जा रहा हूँ। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं बंटी भैया, कालू कौवे और गौरी कौवी ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। मैं अभी जाकर उन दोनों से पूछती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी के पास जाती है और उनसे कहती है, कालू, गौरी, आपने मुझे शिमला जाने की बात क्यों नहीं बताई? आपने तो अपना सामान भी बांध लिया है। रानो चिड़िया, हम बहुत दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास वाले जंगल नहीं। वहाँ जाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। और सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर से जा रहे हैं और बम्बू कॉप्टर का किराया बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है चिड़िया, तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे। कब देने का इरादा है फिर तुम्हारा? हाँ गौरी बहन, मुझे सब याद है। काम लगते ही सबसे पहले मैं आपको 100 रुपए दे दूंगी। लो कर लो बात। देखो जरा, 100 रुपए वापस देने की औकात नहीं। और शिमला की सैर करने जाएगी, वहाँ जाने के लिए पूरे 1000 रुपए चाहिए। बम्बू कॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास। यही सोचकर हमने तुम्हें नहीं बताया। चलो चलो, अब रास्ता छोड़ो। तुम्हारे चक्कर में कहीं बम्बू कॉप्टर न छूट जाए। भारी भरकम किराया दिया है हमने उसका। हाँ नहीं तो।
रानो चिड़िया वापस अपने घर लौटती है और अपना सामान बांध लेती है। बम्बू कॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर में बैठ चुके थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किनारे पर बैठी थी। तभी बम्बू कॉप्टर का ड्राइवर उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है या नहीं? हाँ ड्राइवर जी, हमें भी शिमला के जंगल जाना है, पर हमारे पास बम्बू कॉप्टर का किराया नहीं है। आप इजाजत दें तो मैं और मेरी बेटी बम्बू कॉप्टर की छत पर बैठकर चले जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, ये क्या बात हुई? जाओगी तो किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ड्राइवर भाई जी, अगर यह चिड़िया फोकट में ही शिमला जाएगी तो हम भी फोकट में जाएंगे। हमारे किराए के पैसे वापस करने होंगे तुम्हें। हमारे पैसे मुफ्त के थोड़ी आ रहे हैं। रानो चिड़िया, किराया तो देना ही होगा, वरना मैं बम्बू कॉप्टर से तुम्हें नहीं ले जा सकता। ड्राइवर बम्बू कॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गुड़िया चिड़िया तो रोने लगती है। गुड़िया बेटी चुप हो जा, शिमला के जंगल तो हम जरूर जाएंगे। हम इस बम्बू कॉप्टर के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है बेटा, अब चुप हो जा। ऐसे बम्बू कॉप्टर आगे आगे और रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके पीछे पीछे उड़ी जा रही थी। अचानक से एक जगह बम्बू कॉप्टर रुक जाता है। अरे क्या हुआ, ये बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? पक्षियों, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये बम्बू कॉप्टर ठीक होने में कितना समय लगेगा पता नहीं। तब तक आप सब नीचे उतर जाएं। सारे पक्षी अपने अपने सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी पीछे से रानो चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भैया, यह बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? रानो बहन, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है, कब ठीक होगा पता नहीं। अच्छा होता मैं भी शिमला के लिए आपके साथ ही निकल लेता, पर क्या करूं, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है। अच्छा कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ। रानो चिड़िया अपनी छोटी सी पोटली उठाती है और अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाती है। 2 दिनों के लंबे सफर के बाद रानो चिड़िया आखिर शिमला के जंगल में पहुँच ही जाती है। अरे वाह मम्मा, देखे यहाँ कितनी ठंडक है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जंगल में तो जैसे आग बरस रही है, पर यहाँ तो बहुत ही ठंडक है, इसीलिए तो हम शिमला आए हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इधर उधर घूमकर शिमला के ठंडक का आनंद ले रही थी। तभी एक तोता उनके पास आता है और उनसे कहता है, चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मुझे कोई पक्षी काम के लिए नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। बर्फबारी शुरू हो गई है, 1-2 दिन में यह जंगल सैलानियों पक्षियों से भर जाएगा। आपको बस यह देखना है कोई पक्षी बाग के सेब को ना तोड़े। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ तोते भैया, मैं जरूर करूँगी, ये नौकरी ठीक है मेरे लिए। तोता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे काम पर रखा। लेकिन तोते भैया, अगर रहने के लिए कोई घर होता तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ देती। अच्छा तो ये बात है, तो फिर तुम आज के आज ही काम पर लग जाओ और अपने रहने के लिए मेरे बाग में ही बर्फ का घर बना सकती हो। वहाँ तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं होगी। मम्मा, अच्छा हुआ जो ड्राइवर अंकल हमें लेकर बम्बू कॉप्टर से शिमला नहीं आए, वरना हम भी बीच रास्ते में ही सारे पक्षियों की तरह फंसे रहते। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। शिमला की बर्फबारी देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश थी। रानो चिड़िया भी सेब के बाग में नौकरी मिल जाने की वजह से बहुत खुश थी। उसने सेब के बाग में बर्फ से अपना एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाया और अपनी बेटी के साथ पूरी गर्मी उस बर्फ के घर में खुशी खुशी गुजारने लगी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है, वह खुश है। उसकी साधारण सी जिंदगी बेहद मुतमईन है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई गाने गा रही थी। तभी गौरी कौवी उसके पास आती है। रानो बहन, तुम कितनी खुश रहती हो इतनी गरीबी में भी, तुम्हारा दिल बड़ा है, हमें भी बताओ भाई क्या राज है। रानो चिड़िया गौरी कौवी को मुस्कुराते हुए कहती है, गौरी बहन, खुशी तो दिल से आती है। जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये रानो तो बहुत ज्यादा खुश रहती है। हमें भी देखो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इतना अकड़ और घमंड में रहते हैं। मुझे तो इसकी खुशी जरा भी नहीं देखी जाती। कालू जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? रानो चिड़िया तो सबकी मदद करती है, ऐसे हमें जलना नहीं चाहिए। हमें किसी की दौलत या किसी की खुश देखकर हसद नहीं करनी चाहिए।
गोरी तुम देखना देखना तुम, मैं इस चिड़िया को सबक सिखाऊंगा। मुझसे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम देखना गोरी, मैं इसे यहाँ से भगा कर रहूंगा। कालू कौवा जंगल में एक लकड़हारे से मिलता है और उससे कहता है, अरे लकड़हारे भैया, वो जो पेड़ है ना, उस पेड़ की लकड़ियाँ बहुत कीमती हैं। अगर तुम उसे काट दोगे तो तुम्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये पेड़ तो रानो चिड़िया का है ना, इस पेड़ पर तो रानो चिड़िया का घर है। अरे तो भाई क्या फर्क पड़ता है, वो चिड़िया तो कहीं भी रह सकती है। तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। 100 बात की एक बात, आज के टाइम पैसा ही सब कुछ है। मेरी बात मानो और अपने परिवार के बारे में सोचो। वह लकड़हारा तो उस कौवे की बातों में आ जाता है और अपना आरा लेकर पेड़ को काटने निकल जाता है। लकड़हारा रानो चिड़िया का पेड़ काट ही रहा होता है कि रानो चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ भागती हुई आती हैं। लकड़हारे भैया, कृपया आप मेरा घर ना काटे, यही मेरा सब कुछ है। आप कोई दूसरा पेड़ काट लो ना, देखो मेरा घर टूट जाएगा। माफ करना रानो, मुझे अपने परिवार के लिए लकड़ियाँ चाहिए। जैसे तुम्हें अपने घर की फिक्र है, इसी तरह मुझे भी अपने परिवार की चिंता है। कालू कौवे ने तुम्हें धोखा दिया है, ये सब उसने जानबूझकर किया है, ये सब उसकी साजिश है। लकड़हारे भैया, कृपया आप ये पेड़ ना काटें। वह लकड़हारा तो किसी की भी बात नहीं सुनता और उस पेड़ को काट देता है। रानो चिड़िया का घर धड़ाम से नीचे गिरता है। रानो चिड़िया तो पूरी रात अपने टूटे हुए घोंसले के पास बैठी रहती है। बारिश भी शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? अब मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से ये बारिश भी शुरू हो गई है। वैसे ही ये खून जमाने वाली ठंड पहले से ही पड़ रही थी। तभी गोरी कौवी उसके पास आती है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। कालू जी ने जो भी किया वह बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन तुम इस तरह बारिश में भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। नहीं नहीं गोरी बहन, आप क्यों परेशान होती हैं? आप क्यों शर्मिंदा होती हैं? आप सही कह रही हो। मैं देखती हूँ कोई पेड़ का खाली खोल होगा, उसमें ही अपना आसरा बना लूंगी। रानो चिड़िया बेबस होकर वहाँ से उड़ जाती है और बारिश में वह इधर उधर अपना आसरा ढूंढती है, लेकिन थक हार कर वह एक डाल पर बैठ जाती है। वहीं पास में एक तोते का घर था। वह उसकी मदद के लिए आगे आता है। रानो उसे अपनी सारी दास्तान सुनाती है। रानो, सुनकर दुख हुआ। लकड़हारा वो तो बहुत अच्छा इंसान है। वो कालू के बहकावे में आ गया होगा, इसलिए उसने ये सब कर दिया होगा। मैं कल ही जाकर उस लकड़हारे से बात करता हूँ। आज तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। रानो चिड़िया बारिश की रात तोते के घर में गुजारती है। अगली सुबह तोता लकड़हारे के पास जाता है। लकड़हारे भाई, आपने रानो का पेड़ क्यों काट दिया? आपने उसका पेड़ काट कर उसे बेसहारा कर दिया। कल रात वो बारिश में इधर उधर भटक रही थी। मैंने बारिश में उसे अपने घर पर सहारा दिया है, लेकिन मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसे ज्यादा समय वहाँ रोक सकूं। अरे मुझे माफ करना, ये सब कालू की चाल थी। मुझे सब समझ आ गया है। मैं रानो की मदद करूँगा। चलो मेरे साथ कालू के पास। और फिर मिठू तोता और लकड़हारा दोनों कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू कौवे, तूने मुझे धोखा दिया है। मुझे जलन हो रही थी। रानो इतनी खुश क्यों रहती है, जबकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। खुशी दिल से होती है, संपत्ति से नहीं। तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। और फिर वह लकड़हारा रानो चिड़िया से माफी मांगता है और उसके लिए एक नया घर बनाता है। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा लकड़ी का घर बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लकड़हारे भैया, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। और फिर लकड़हारा बहुत मेहनत से रानो चिड़िया के लिए एक लकड़ी का घर बनाता है। रानो चिड़िया अपने नए घर में रहने लगती है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू कौवे को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। कालू कौवा रानो चिड़िया से माफी मांगता है। रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। कालू भाई, मैं आपको माफ करती हूँ। गलती तो सबसे होती है, पर सही राह पर लौटना जरूरी है। सच्ची खुशी संपत्ति राह पर लौटना जरूरी है। सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और सच्चाई में होती है। हमें दूसरों की खुशी में जलना नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ खुश रहना चाहिए। रानो चिड़िया, गोरी कौवी और कालू कौवा सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब हम सब मिलकर एक खुशहाल परिवार हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और प्यार में ही असली संपत्ति है।